हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से मुंडा शासन व्यवस्था के विषय में चर्चा करूंगी। नाम से ही क्लियर हो जाता है कि मुंडाओं का जो प्रशासनिक व्यवस्था था वो किस प्रकार का रहा था। इसी के विषय में आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगी। मुंडाओं के विषय में यदि बात की जाए तो ये झारखंड के प्रमुख जनजातियों में से एक है और ये झारखंड में कोलोरियन समूह की एक सशक्त एवं शक्तिशाली जनजाति है। इसे प्रजातीय दृष्टि से प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड समूह में रखा जाता है और साथ ही साथ मुंडाओं की जो अपनी भाषा है वो भी विशिष्ट रही है, जिसे मुंडारी कहा जाता है और यह भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है और मुंडा अपनी भाषा को होडो जगर के नाम से पुकारते हैं। मुंडा शासन व्यवस्था के विषय में यदि हम बात करें तो यहाँ पे एक तथ्य जिसके विषय में यहाँ पे उल्लेखित करना चाहूंगी कि जितने भी जनजाति झारखंड में रहे हैं सभी का अपना अलग प्रशासनिक व्यवस्था होता है और यहाँ पे यदि चर्चा की जाए मुंडा शासन व्यवस्था के विषय में तो ये कहा जा सकता है कि ये झारखंड के जनजातियों में प्रमुखतः सबसे विशिष्ट शासन व्यवस्था रही थी और इसी के विषय में आगे आप लोगों से इस वीडियो में बात करूंगी। मुंडा शासन व्यवस्था के विषय में यदि बात की जाए तो मुंडा शासन व्यवस्था स्थानीय स्तर पर स्वशासन की एक उत्कृष्ट व्यवस्था रही है। यही कारण है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने अपने कोल्हान क्षेत्र के दौरे में इसके महत्व को स्वीकार करते हुए इसे पुनर्जीवित करने की सिफारिश की थी। मुंडा शासन व्यवस्था को समझने के लिए हमें कृषि के लिए बनाई गई व्यवस्था या जो खेत का व्यवस्था रहा था उसे हमें समझना होगा। मुंडा शासन व्यवस्था के अंतर्गत खेत को खुटकटी कहा जाता है और यहाँ पे एग्जाम्स के कंटेक्स्ट से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि खेत का जो संबंध रहा है वो खुटकटी के साथ में रहा है। तथा मुंडा शासन व्यवस्था के विषय में यदि हम बात करें तो उसमें जो खेत के मालिक होते थे उसे खुटकटीदार भी कहा जाता है। मुंडा शासन व्यवस्था में एक परिवार को खुट कहा जाता है जिसके पास अपने जीवन यापन के लिए जंगल और जमीन का मालिकाना हक होता है। मुंडा शासन व्यवस्था में खुटों के द्वारा एक गांव का निर्माण किया जाता है। अब यहाँ पे यदि एग्जाम्स के कंटेक्स्ट में हम बात करें तो खुट जो है इसका संबंध किससे है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पे ये जो है खुट का संबंध परिवार से होता है और खेतों के जो मालिक है उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो इसका यहाँ पे आंसर होगा खुटकटीदार। और अधिक जब हम इसके विषय में बात करें तो हम मुंडा शासन व्यवस्था के अधीन देखते हैं कि प्रत्येक गांव की अपनी एक पंचायत होती है और पंचायत प्रमुख मुंडा के नाम से संबोधित होता है। मुंडा गांव का प्रधान होता है तथा इसका पद वंशानुगत होता है। तो यहाँ पे यदि एग्जाम्स के कंटेक्स्ट में हम बात करें तो यहाँ मुंडा शासन व्यवस्था में पंचायत का जो प्रमुख है उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो इसका आंसर यहाँ पे मुंडा होगा। और मुंडा का जो पद होता है वो वंशानुगत होता है। ये भी हमें एग्जाम्स के कंटेक्स्ट में यहाँ पे याद रखना होगा। मुंडा के विषय में यदि बात की जाए तो इसके 3 प्रमुख कार्य होते हैं। पहला, ग्रामीणों से लगान वसूल करना। दूसरा, गांव में विधि व्यवस्था कायम रखना और तीसरा, गांव के लोगों के मध्य हुए विवादों का निपटारा करना। मुंडा के 2 सहयोगियों के विषय में भी हमें जानकारी मिलती है, जिनमें पहला है पाहन और दूसरा महतो। इससे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं कि मुंडा के जो सहयोगी हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, तो इसका आंसर होगा पाहन और महतो। पाहन के विषय में यदि हम बात करें तो यह मुंडा का प्रमुख सहयोगी होता है। मुंडा की अनुपस्थिति में कार्यों को संपादित पाहन द्वारा किया जाता है। वास्तव में पाहन एक धार्मिक प्रधान होता है। पाहन मुंडाओं का पुजारी होता है। धार्मिक अनुष्ठान, पर्व त्योहार तथा विवाह शादी में इसका प्रमुख भूमिका होता है। तो यहाँ पे यदि बात की जाए एग्जाम्स के कंटेक्स्ट में तो पाहन जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में और इसके विषय में भी क्वेश्चन होता है कि जो धार्मिक प्रधान होता है मुंडा का उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो इसका आंसर यहाँ पे पाहन होगा।
पाहन के विषय में यदि हम और बात करें तो ग्राम सभा की बैठक में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पाहन को लगान मुक्त भूमि उसके जीवन यापन के लिए दिया जाता है और इस भूमि को डाली कटारी भूमि कहा जाता है। पाहन की सहायता करने वाले व्यक्ति को सहायक पुजार या परमभरा कहा जाता है। भूत प्रेत के प्रकोप से बचाने के लिए पाहन को विशेष पूजा के लिए जो भूमि दी जाती है उसे भूत खेता कहा जाता है। तो यहाँ पे यदि हम एग्जाम्स के कंटेक्स्ट में बात करें तो ये दो यहाँ पे याद रखने योग्य हैं और इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो डाली कटारी भूमि है वो क्या है और साथ ही साथ भूत खेता जो भूमि है वह किससे रिलेटेड है। नेक्स्ट जो दूसरा जो सहायक है मुंडा का, यदि उसके विषय में हम बात करें जिसे हम महतो कहते हैं, तो मुंडा का जो दूसरा सहयोगी है उसे महतो कहा जाता है, जिसका प्रमुख कार्य गांव से सभी महत्वपूर्ण सूचनाओं को एकत्रित कर मुंडा तक पहुंचाना होता है तथा मुंडा के आदेश को गांव के लोगों तक पहुंचाना होता है। महतो मुंडा और पाहन का सहायक होता है। महतो मुंडाओं के कार्यक्रम की सूचना गांव के लोगों तक पहुंचाता है तथा पंचायत के नियम से गांव के लोगों को अवगत कराने का कार्य करता है। तो यहाँ पे महतो के विषय में यदि हम बात करें तो यह इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सबसे पहला तो जो यहाँ याद रखने योग्य एग्जाम्स के कंटेक्स्ट में जो दूसरा सहयोगी है मुंडा का उसे हम किसके नाम से जानते हैं, तो इसका आंसर होगा महतो। और साथ ही साथ महतो का कार्य क्या होता है, यदि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो सूचनाओं को एकत्रित करना, लोगों तक आदेश पहुंचाना और साथ ही साथ मुंडा के कार्यक्रम की सूचना देना, यह सभी कार्य महतो का होता है। कई ग्राम पंचायतों या गांव को मिलाकर एक पट्टी का निर्माण किया जाता है। इस पट्टी के प्रमुख को मानकी नाम से जाना जाता है। मानकी का पद भी वंशानुगत होता है। अब यहाँ पे यदि एग्जाम्स के कंटेक्स्ट में हम बात करें तो इस रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं कि मानकी का अर्थ क्या है और साथ ही साथ मानकी का पद जो होता है वो वंशानुगत होता है या नहीं। तो यहाँ पे ये याद रखना होगा कि मानकी का जो पद होता है वो वंशानुगत होता है। और यहाँ पे पट्टी का निर्माण किस प्रकार से होता है या पट्टी क्या है, तो कई गांवों को मिला के जो समूह बनता है उसी को हम पट्टी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करें पढ़ा के विषय में, तो पढ़ा का निर्माण कई पट्टियों को मिलाकर होता है और पढ़ा के 3 प्रमुख अधिकारी होते हैं, जिसमें पहला है कुंवर, दूसरा लाल और तीसरा कारतो। इस पढ़ा के प्रमुख को पढ़ा राजा कहा जाता है। पढ़ा के अंतर्गत एक पंचायत की व्यवस्था होती है जिसे पढ़ा पंचायत कहा जाता है। और यहाँ पे एग्जाम्स के कंटेक्स्ट में ये याद रखना है कि जो पढ़ा है उसका निर्माण किस प्रकार से होता है, तो ये कई पट्टियों को मिला करके पढ़ा का निर्माण होता है। पढ़ा के अधीन कितने अधिकारी कार्य करते हैं, तो 3 अधिकारी कार्य करते हैं। और इससे रिलेटेड हमेशा जो ये क्वेश्चन होता है कि पढ़ा राजा किसे कहा जाता है, तो पढ़ा का जो प्रमुख होता है उसे हम पढ़ा राजा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम और अधिक बात करें पढ़ा के विषय में, तो पढ़ा जो है वो 2 या 2 से अधिक गांव के विवादों का निपटारा करने का कार्य भी करता है। और पढ़ा पंचायत को सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के नाम से भी पुकारा जाता है। प्रत्येक जो है पढ़ा में 15 से 20 गांव का समूह हुआ करता है। अब यहाँ पे यदि हम बात करें एग्जाम्स के कंटेक्स्ट में, तो ये पढ़ा पंचायत जो है इसका इंपॉर्टेंस क्या है और ये किस प्रकार का कार्य करता है, तो ये सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका होता है। और पढ़ा का निर्माण किस प्रकार से होता है, तो यहाँ पे ये याद रखना है कि ये 15 से 20 गांव का समूह होता है और इसे ही हम पढ़ा के नाम से जानते हैं। पढ़ा राजा के विषय में यदि यहाँ पे हम चर्चा करें, तो जो पढ़ा राजा का पद होता है वो वंशानुगत नहीं होता है। इसके पूर्व में हम देख चुके हैं कि जो मुंडा होते हैं उसका जो पद होता है वो वंशानुगत होता है, परंतु यहाँ पे पढ़ा राजा का जो पद होता है वो वंशानुगत नहीं होता है। पढ़ा राजा का जो चयन होता है वो चुनाव के द्वारा किया जाता है। जिस गांव में पढ़ा राजा रहता है उसे गांव के नाम के आधार पर पढ़ा का नाम रख दिया जाता है। गांव के लोग गांव के मुंडा या पाहन के माध्यम से अपने विवादों को
परहा राजा के सम्मुख रखते हैं, जिस पर परहा राजा अपने अधिकारी पांडे को यह निर्देश देता है कि फरियाद करने वाले व्यक्ति के गांव में पंचायत की बैठक बुलाई जाए। निश्चित तिथि पर पंचायत की उपस्थिति में परहा राजा मुकदमे में विभिन्न बातों को पंचायत के सदस्यों के समक्ष रखता है और उसके पश्चात वाद विवाद के दोनों पक्षकार अपनी बातों को सभी के समक्ष रखते हैं। अंत में परहा राजा अपनी फैसला को सुनाता है। परहा राजा का आदेश मानना अनिवार्य होता है तथा अगर उसके द्वारा लगाए गए जुर्माने को व्यक्ति नहीं जमा करता है तो उसे अपने गांव की जमीन से वंचित होना पड़ता है। मुंडा व्यवस्था के अधीन परहा राजा को अधिकार होता है कि वह गांव के कानून की व्यवस्था की देखरेख करे। अब यहाँ पे यदि हम एग्जाम्स के कंटेक्स्ट में बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है कि परहा राजा का पद जो है वो वंशानुगत होता है कि नहीं। तो यहाँ पे ये याद रखना है कि परहा राजा का जो पद है वो वंशानुगत नहीं होता है और इसका चयन जो है वो चुनाव के द्वारा होता है। परहा राजा के प्रमुख अधिकारियों के विषय में यदि बात की जाए तो इसमें दीवान सबसे प्रमुख होता है और दीवान जो है वो परहा राजा का मंत्री हुआ करता था। दीवान दो प्रकार के होते थे, गढ़ दीवान और राज दीवान। गढ़ दीवान गांव के मामलों की देखरेख करता था। राज दीवान सिपाहियों का, जिन्हें हम उस समय बरगदाज के नाम से जानते हैं, का अधिकारी होता था और राज दीवान को हम आज के आधुनिक विदेश मंत्री कह सकते हैं। राज दीवान गांव के बाहर के मामलों की देखरेख किया करता था। बरगदाज सिपाही राज दीवान और गढ़ दीवान को सूचना देता था। ठाकुर उपाध्यक्ष होता था जो परहा राजा के नहीं रहने पर उसके कार्यों को संपन्न करता था। पांडे लेखा जोखा करने का कार्य करता था। कर्ता बैठक का आयोजन किया करता था। लाल वकील होता था। लाल तीन प्रकार के थे, बड़ लाल, मंझ लाल और छोटे लाल। अब यहाँ पे यदि एग्जाम्स के कंटेक्स्ट में हम बात करें तो यहाँ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं कि बरगदाज जो है वो कौन था और उसका कार्य क्या होता था। ठाकुर जो है परहा राजा के अधीन जो कार्य होता था वो किस पद पे हुआ करता था। साथ ही साथ जो पांडे थे उसका क्या जो कार्य होता था, कर्ता का कार्य क्या होता था, लाल का कार्य क्या होता था और ये कितने प्रकार के होते थे। इसके संदर्भ में क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मुंडा शासन व्यवस्था के अधीन जो महत्वपूर्ण स्थान है यदि उनकी हम चर्चा करें तो इसमें सरना आता है। सरना जो है वह ग्राम देवता का निवास स्थान माना जाता है। अखड़ा ये पंचायतों के बैठक का स्थान और सांस्कृतिक केंद्र होता है। शासन समाधि स्थल, जहां मृत्यु के बाद मुंडा को दफनाया जाता है। दफनाए जाने वाले स्थान को ढकने के बाद छोटे छोटे पत्थर वहां लगा दिए जाते हैं और इसे शासन दिरी कहा जाता है। गति ओड़ा या मुंडाओं का युवा गृह होता है जहां शिक्षण संबंधी कार्य दिए जाते हैं। यहाँ पे यदि एग्जाम्स के कंटेक्स्ट में हम बात करें तो सरना क्या है, अखड़ा क्या है, शासन किसे कहा जाता है और गति ओड़ा क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। मुंडा मानकी पढ़ा सरदार की प्रशासनिक व्यवस्था को भारत की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। मुंडा ग्राम पंचायत को हाथू भी कहा जाता है। यही कारण है कि पंचायत के प्रधान को हाथू मुंडा कहा जाता है। यहाँ पे एग्जाम्स के कंटेक्स्ट में यदि हम बात करें तो इससे रिलेटेड हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि मुंडा मानकी पढ़ा सरदार जो है इसकी प्रशासनिक व्यवस्था को हम भारत की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था के नाम से जानते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मुंडा ग्राम पंचायत को हम किस नाम से जानते हैं, तो इसे हाथू इसका यहाँ पे आंसर होगा। पंचायत के प्रधान को हाथू मुंडा कहा जाता है और मानकी और पढ़ा राजा जो होते हैं इनके द्वारा कोई राजस्व नहीं लिया जाता है और इस शासन प्रणाली को हम सहकारी व्यवस्था भी कह सकते हैं। इसी के साथ अपने इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें तथा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।